नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम नाइन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जलवायु। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वुलर झील भारत में कहाँ स्थित है। वुलर झील भारत में किस राज्य में स्थित है, वो आपको कमेंट करके बताना है। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियां और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। कौन से? एक तो स्थलाकृतियां यानी जो भौतिक प्रदेश थे, और दूसरा है अपवाह है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह बात बहुत जबरदस्त कही है और मैं इतने समय से ये चीज हमेशा से कहता भी आया हूं कि देखिए, ज्योग्राफी चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, ये शुरू के 3-4 चैप्टर होते हैं समझने वाले, फिर आ जाते हैं फैक्चुअल चैप्टर। हालांकि फैक्ट तो इनमें भी हैं, लेकिन ये समझने वाली चीजें हैं। जैसे भारत का जो ये भौतिक प्रदेश वाले हो गए सारे, और उसके बाद में नदियों से संबंधित, फिर जलवायु, इसी में मानसून आ जाएगा। तो ये समझने से संबंधित टॉपिक है। बाकी फिर जैसे मान लीजिए आप मृदा का टॉपिक पढ़ते हैं, उद्योग हैं, खनिज हैं, वो फैक्चुअल चीजें होती है। तो उसमें शिक्षा का कोई रोल नहीं होता कभी। हाँ ठीक है, वो एक बार पढ़ाते हैं तो चीजें अच्छे से दिमाग में बैठती है, लेकिन वो फैक्चुअल चीजें होती है, वो आपको बार बार जब आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि उनमें फैक्ट ज्यादा होते हैं। तो समझने वाले टॉपिक ये शुरू के 3-4 होते हैं, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे राजस्थान का भूगोल हो। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म और असुविधाजनक क्यों होता है, या जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है। तो इन सब के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं अथवा विविधताओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो लंबे समय की जो अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? चाहे तापमान हो, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण यानी बारिश, तो ये जो लंबे समयावधि की अवस्थाएं हैं उसको हम कहते हैं जलवायु। तो यहां जैसे लगभग 30 वर्ष से अधिक, और मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो एक विशेष समय के अंदर जो पर्टिकुलर अवस्था है, यानी जो जलवायु है, उसमें एक लंबे समय की इन अवस्थाओं को कहते हैं जलवायु। और मौसम के अंदर ये जो तापमान, वायुमंडल दाब ये है, इनकी क्षणिक अवस्था को कहते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, और आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। तो मौसम जो है वो क्षणिक अवस्थाएं होती है। तो महीनों के जो औसत वायुमंडलीय अवस्था है उसके आधार पर हम वर्ष को ये ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित करते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? इस संबंध के अंदर हम अध्याय में पढ़ेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो ऋतु के अनुसार जो वायु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसे ही क्या कहा जाता है? मानसून। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है।
गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो ये जो तापमान है, इतनी भिन्नता है, ये किस कारण से है? कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। देखिए क्यों होता है? क्योंकि जो स्थल होते हैं वो जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं, तो इस कारण से है। और ये केरल में इधर जो है, ये स्थान कौन से हैं? समुद्र के पास। तो समुद्र के पास जो स्थान होंगे वहां एक समान तापमान जो है वो बना रहेगा। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। अब ये जैसे ऊपर जो हिमालय के क्षेत्र हो गए, लद्दाख हैं, ये कई जो श्रेणियां हैं, काराकोरम, वहां वर्षा किस रूप में है? एक तरह से ना के बराबर वर्षा है वहां, वो हिमी बरसती है वहां पे। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो ये जो इतनी भिन्नताएं हैं वर्षा और तापमान में, ये क्यों है? तो वो सब कारण आएंगे। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। ये जो केरल, ये जो नाम आए थे, तो उसका रीजन क्या है? वो समुद्र के पास में होते हैं। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। तो आप उत्तरी मैदान देखिए, वर्षा की मात्रा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाएगी। घटती क्यों जाएगी? क्योंकि उत्तरी मैदान में जो इस तरफ ऊपर वाला जो भाग होता है, तो आप देखेंगे कि जो अरब सागरीय मानसून है, अरब सागरीय मानसून जो है ये, या जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, तो चूंकि ये अरावली के समानांतर ऊपर जाती है, तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ये जो ऊपर का काफी क्षेत्र जो है वो पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती है। ज्यादातर जो वर्षा भारत में है वो बंगाल की खाड़ी की ओर से जो आता है मानसून, उससे ज्यादा होती है। हालांकि जो आर्द्रता है वो इस अरब सागरीय मानसून में ज्यादा होती है, और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून में जो इस तरफ से आता है उसमें कम होती है। लेकिन चूंकि यहां ये अरावली के समानांतर चलता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, इस कारण से इतनी वर्षा नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी, जितनी इसमें आर्द्रता थी। और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून में आर्द्रता कम होते हुए भी, आर्द्रता क्या होती है? जो जल वाष्प की मात्रा है, ऊपर जो हवाएं चल रही है, पवन, लेकिन फिर भी वो अधिक वर्षा करती है भारत में। तो ये सब चीजें जो प्रभावित करती है, आपके लिए काम की लाइन ये है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। तो जिस तरह जहां लोग रहेंगे, जिस तरह की जलवायु होगी, जिस तरह का मौसम होगा, उसी के अनुरूप ही लोगों का खान पान होता है। आप राजस्थान के अंदर देखिए, यहां जो वस्त्र हैं पुरुषों के, तो जो पहले लोग या गांव में आज भी जो पहनते हैं वो सफेद कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं। कुर्ता जो होगा, पुरुष जो पहले, अब आजकल तो जींस विंस पहनने लगे लोग, लेकिन गांव में तो आज भी कुर्ता और धोती पहनते हैं। और जब भी आपके दिमाग में राजस्थान का कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसान अगर आपके दिमाग में नजर आएगा, अगर आपके माइंड में एक नाम आता है, तो एक जो इमेज आपकी बनेगी वो सफेद कुर्ता, सफेद धोती
और सफेद साफा। ये परिधान क्यों है ये राजस्थान में? ऐसा तो नहीं कि पूरे भारत में यही हो, कि आप असम की तरफ चले जाओ तो भी यही होगा, ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या पड़ता है? रीजन क्या है कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, थार का मरुस्थल है, तो व्हाइट कलर जो है उसमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती जितने दूसरे जो कपड़े हैं उनमें लगती है। ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा ऊष्मा को ऑब्जर्व करते हैं, तो ब्लैक कपड़ों के अंदर सबसे ज्यादा जो है मनुष्यों को गर्मी लगती है। साफा भी क्यों पहनते हैं? एक तो मान सम्मान का भी प्रतीक है, और जैसे मान लीजिए अब कहीं बाहर निकले, अब पहले लोग यात्राएं करते थे, अब आजकल तो गाड़ियां एसी वेसी ये सब चीजें हैं। आज से 15 से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग जब यात्राएं करते थे, अब कहीं उनको बैठना है, कोई पेड़ है उसके नीचे आराम से बैठ गए, कैसा 15-20 मिनट का आराम करते हैं, तो वो साफा जब माथे से हटाते थे तो इस गर्मी में फिर उनको ठंडी ठंडी थोड़ी हवा लगती थी। तो साफे के बहुत रोल हैं। ये ऐसी वस्त्र नहीं बने हैं कि जैसे साफा सिर्फ मान सम्मान के तौर पर ही देखा जाता है, ऐसा नहीं है। ये कारण भी है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है। खैर ये बातें बहुत लंबी चली जाएगी, ये टॉपिक तो ऐसे हैं कि जिनमें घंटों तक आप ये सारी चीजें बताते रहो कि ये एक एक चीज क्यों होती है। तो ये है, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? अब आता है जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 महत्वपूर्ण कारक हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी कितनी है, महासागरीय धाराएं और उचावच लक्षण। तो क्या है, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विश्वत वर्ष से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश, तो ध्रुवों की ओर हम जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव भी जो है वो कम होता जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो ये महासागरीय धाराएं जो है, देखिए, गर्म महासागरीय धाराएं होती है और ठंडी महासागरीय धाराएं होती है। और गर्म और ठंडी जहां मिलती है महासागरीय धाराएं, वहां मछली पालन के लिए या मछली जो उत्पादन है, वहां मछली बहुत ज्यादा मिलती है। ये जो गल्फ स्ट्रीम आप जो उधर देखेंगे अटलांटिक महासागर की तरफ, तो वहां ऐसे स्थान है कि गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है और उनके मिलने के कारण मछलियां सबसे ज्यादा वहां प्राप्त होती है। तो एक अनुकूल मौसम हो जाता है वो। अंत में किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। ये देखिए, जब इधर जो है पश्चिम की तरफ भारत में, ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इधर है पूर्वी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पूरी जो पर्वत श्रृंखला है,
इसकी ऊंचाई ज़्यादा है बजाय पूर्वी घाट वालों की तुलना में, और ये लगभग लगातार ही है, जबकि पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उनमें काफ़ी बीच में गैप है, जो नदियां बहती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब। तो जो अरब सागरीय मानसून आता है वो इन पश्चिमी घाट वाले पर्वतों से टकरा करके और इस तरफ पश्चिम की तरफ खूब वर्षा करता है, और इनके जो पूर्व की तरफ वाला भाग है, इधर पीछे की तरफ का, पर्वतों के दूसरी तरफ का, वहां वर्षा नहीं हो पाती या बिल्कुल नाम मात्र की होती है। उसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो वो सूखे क्यों रहते हैं कि जो पर्वत है इनसे, जो वायु है, जो पवने हैं, वो इनसे टकरा के वर्षा की, अब उस तरफ पीछे की तरफ, तो वो सूखा रह जाएगा वो। तो जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो भी इस चीज को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है अक्षांश। करकवर्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरती है। अब ये 8 राज्यों से गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग करकवर्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। करकवर्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। तो देखिए, जो 23.5 डिग्री तक का जो भाग माना जाता है, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक का, उसको हम नॉर्मली उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो और उसके जो आगे है, करकवर्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो है वो किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो ये तो एक वर्गीकरण है। वैसे नॉर्मली देखिए, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक नॉर्मली हम उष्ण जो है इसमें मान लेते हैं, उष्ण कटिबंध में। और 30 से 45 डिग्री वाला जो भाग है दोनों तरफ का ही, 30 डिग्री से 45 डिग्री, उसको हम बीच में कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। नॉर्मली ये भी आता है 23.5 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर और इस तरफ दक्षिण की तरफ, जो कि उष्ण कटिबंध के बाद में जो भाग है, वो क्षेत्र आता है उपोष्ण कटिबंध में। सामान्यतया 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है, हम उसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो भारत आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है, तो उष्ण कटिबंध में है, और साथ में उपोष्ण कटिबंध में भी आता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है, ये रसिया से, साइबेरिया की तरफ से, तो इतनी जबरदस्त ठंडी हवाओं को रोकने का काम कौन करता है? हिमालय। तो अगर हिमालय नहीं आता तो भारत की स्थिति बहुत खराब होती, यहाँ इतनी बर्फीली हवाएं चलती। फिर वायु दाब और पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है: वायु दाब और धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये वायु दाब और पवनें जो है किस प्रकार से प्रभावित करती है? भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। अब ये देखिए, बहुत सी चीजें इसमें समझने वाली है। सामान्य रूप से आप यही देख लीजिए, अब ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये 30 से 35 डिग्री, और ये दक्षिण में भी 30 से 35 डिग्री। तो अब देखिए होता क्या है कि इस 30 से 35 डिग्री के मध्य जो है वो उच्च वायु दाब की स्थिति
बन जाती है, ये जो पेटी है। अब 30 से 35 डिग्री के मध्य जब उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी तो यहां से पवनें जो है, और ये व्यापारिक पवनें कौन सी पवनें होती है? स्थायी पवनें। स्थायी पवनें वो होती है जो पूरे वर्ष भर चलती है। तो अब ये पवनें किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी, 0 डिग्री की तरफ। तो ये देखिएगा, ये यूं नहीं आती ऐसे कि हम कहें कि ये इधर से ऐसे चल जाएगी, ये सीधी सीधी नहीं आती है यूं, इस प्रकार से। ये सीधी सीधी क्यों नहीं आती? कोरियोलिस बल के कारण। और फेरेल के द्वारा ये बात कही गई थी, तो इसे हम फेरेल का नियम भी कहते हैं। क्या है फेरेल का नियम या कोरियोलिस बल? देखिए, पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, आपको पता है कि पृथ्वी जो ग्लोब है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, आप उसको जोर से घुमाइए, आपके सामने कोई ग्लोब हो, उस ग्लोब को आप पश्चिम से पूर्व की तरफ एक स्थान पर जोर से घुमाइए। जब वो जोर से घूमेगा तो उस पर एक बल काम करता है, और उस बल के कारण, जो कोरियोलिस बल है, उस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं उनकी दिशा हो जाती है दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनों की दिशा हो जाती है वो कहां विक्षेपित हो जाती है? बाईं ओर। यानी ये 0 डिग्री है तो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो यूं हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो है वो यूं मुड़ जाएगी। यानी एस की तरह से यूं, एस की तरह से, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व की ओर, और जबकि पूर्व से मतलब दाहिनी ओर, जबकि दक्षिण की तरफ जो हवाएं हैं वो किस तरफ हो जाती है? बाईं ओर। तो ये है फेरेल का नियम। तो अब ये कैसे हो जाएगी? ये यहां पे ये सारा ही मिट गया। ये देखिए, अब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 से 35, 30 से 35। तो इनकी जो दिशा है व्यापारिक पवनों की, ये बीच वाला जो भाग है, यहां व्यापारिक पवनें ही चलेगी इसमें। तो इन पवनों की जो दिशा है वो क्या होती है? इस प्रकार से होती है, यूं, इस प्रकार से। और यहां दक्षिण की तरफ से जो आती है ये है इस प्रकार से। तो अब ये जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है? अब ये इस तरह से आ रही है ना, यूं। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इस तरह से आप करके देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम के अंदर ये पूरा बहुत डीपली मैंने समझाया है, कम से कम 4-5 वीडियो लेक्चर बने होंगे उसमें। ये मानसून, सिर्फ मानसून के अंदर कि किस तरह से पवनों की दिशा होती है, कैसे ये चीज़ें काम करती है, कौन सी किधर बहेगी, क्यों वायुदाब होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि सब ये चीज़ें समझने वाली है। अब ये आपके भी समझते हुए दिमाग में आ रहा होगा ये इधर से उधर कैसे हो रही है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। आप बार बार सुनोगे तब समझ में आएगा। तो इसमें अब ये देखेगा, ये साउथ इधर ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट। तो अब ये पवनों की दिशा ये देखिए क्या है? इस प्रकार से है उत्तरी गोलार्ध में। मतलब ये ऊपर तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं कि कैसे नॉर्थ और ईस्ट से इसी तरह से बह रही है ना, ये इसी तरह से, इनके डायरेक्शन यही है, नॉर्थ ईस्ट। और यहां क्या लिखा हुआ है? उत्तर पूर्वी। तो ये है। तो सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। उत्तर की तरफ जो है वो ज्यादातर स्थलीय है, जो दक्षिण है, दक्षिण की तरफ तो समुद्र महासागर काफी है, उत्तर की तरफ तो ज्यादातर स्थलीय भाग है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कोरियोलिस बल क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इस बल के कारण आप याद कीजिए, जब आप बच्चे होंगे तो आपके स्कूल के अंदर कोई एक ऐसा गेम होगा कि लोहे का एक इस तरह से बना होता था गोल चक्र सा,
और उस पे जब आप उसको गोल गोल घुमाते थे, यूं लोहे का होता था, एक बच्चा यहां खड़ा हो गया, एक यहां खड़ा हो गया और दोनों तरफ से लोहे के पाइप पकड़ लिए। तो आप याद कीजिएगा कि जब आप वो पश्चिम से पूर्व या आप उसको जब घुमाते होंगे, आप नॉर्मली जो इसकी डायरेक्शन घूमने की रहती थी, पश्चिम से पूर्व ही आपने घुमाया होगा इसको, क्योंकि जब खेलते हैं तो उस वक्त डायरेक्शन इसकी यही सेट बैठती है। और उस वक्त जब आप इस पे चढ़े होंगे तो याद कीजिए, ये लोहे का जो गोला है या जिस पर आप चढ़े थे, तो ये आपको बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास कर रहा था। आप जितना और अंदर की तरफ आएंगे, ये उतना ही ज्यादा आपके दूर की तरफ आपको फेंकेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। और अगर आपके हाथ छूट जाएं तो आप वहीं पास में नहीं गिरोगे, पीछे दूर जाकर के धड़ाम से दीवार पे टकरा के गिरोगे। याद आया होगा आपको? यह ही इसी तरह की चीज है, जब पृथ्वी घूमती है तब यह एक बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूमने के कारण। तो किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी जो अपने स्थान पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि फेरेल ने बताया था इसके बारे में। भारत की वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। देखिए, वायु का सीधा सा काम है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हमेशा चलेगी। अब यह भारत है, तो शीतकाल की स्थिति क्या होती है? सूर्य की स्थिति क्या है शीतकाल में? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो उत्तर भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर भारत में उस समय होगी शीत ऋतु। और जहां सूर्य चमकेगा उसके आसपास और उन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? निम्न वायु दाब। वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, जबकि यहां सूर्य की जो रोशनी है इसकी तुलना में यहां क्या है? जो वायु दाब कैसा है? उच्च वायु दाब है शीत ऋतु के कारण। तो शीत ऋतु कारण क्या है कि सूर्य जो है यहां 22 दिसंबर को इधर ये मकर रेखा पे सीधा चमकेगा, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा इस तरफ, हिंद महासागर की तरफ। और शीत ऋतु में ये जो ऊपर क्या बन जाएगा? तो फिर शीत ऋतु के अंदर जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। और जबकि वही जो गर्मी का मौसम होगा ये जून जुलाई वाला, तो आपको पता है कि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तब हवाएं इधर चलेगी भारत की तरफ, और वो जो मानसून आता है उसी को ही हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोषण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। ये जो कोषण है ये गलत प्रिंट है यहाँ पे, ये उष्ण है, क्योंकि हिंद महासागर में जो है उस तरफ से हवाएं किस तरफ चलेगी? इस तरफ। तो महासागरों से नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेठ धारा। तो जेठ धाराएं क्या है? लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। देखिए, जेठ धारा क्या होती है? यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। यानी एवरेज ये क्षोभ मंडल के अंदर ही चलती है, 8-9 किलोमीटर से लेकर के 16 से 18 किलोमीटर के बीच में।
इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। तो ये जेट धाराएं होती है। भारत में जेट धाराएं हैं क्या? एक तेज हवाएं हैं, सौरमंडल में चलती है 8-9 किलोमीटर से लेकर के 16-17 किलोमीटर के बीच में जो तेज हवाएं हैं उनको ही हम कहते हैं जेट धाराएं। जेट, जैसे जेट विमान होता है उस तरीके से। तो भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसके कारण? इस पश्चिमी जेट के कारण। ये जो भूमध्य सागर की तरफ से जो हवाएं चलती है तो उसका कारण एक ये है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये जो पश्चिमी जेट धारा है, ये गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो एक पूर्वी जेट धारा और है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, और गर्मी के महीनों के अंदर यह प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत वाला यही भाग आ जाएगा पूरा इसमें, तो वहां ये प्रवाहित होती है। उसके बाद है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम कहते हैं मावट या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, तो वो किसके कारण होती है? इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण। तो उसको हम पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ, चूंकि पश्चिम की तरफ से आती है हवाएं, तो हम उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो ये देखिए इस चित्र में, ये जनवरी महीने की स्थिति है। ये जो डबल लाइन है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, तो ये इस प्रकार से इसकी दिशा है, इस प्रकार से यूं। तो अब आप देख लीजिए यहां, और ये दो लाइनें कैसे बनी हुई है, क्योंकि यहां क्या आ गया ऊपर? हिमालय, इस प्रकार से। तो हिमालय के ऐसे तो है नहीं उसके अंदर से निकल जाएगी, यूं आएगी, बीच में हिमालय आएगा भारत में। यहाँ ये इधर राजस्थान वाला ये हिस्सा आ गया, तो एक शाखा जो इसकी कुछ हवाएं यूं निकल जाएगी और कुछ जो है वो इस प्रकार से जाएगी। तो ये जब इस प्रकार से आती है तो यहाँ ये जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब, राजस्थान या इस तरफ वर्षा करती है। तो सर्दियों में जो बारिश होती है वो इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कारण क्या होता है उसका? ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और इस समय धरातलीय पवन की स्थिति क्या होती है? चूंकि शीत ऋतु का समय है, तो निम्न वायु दाब की जो स्थिति है वो किधर बनेगी? इधर बनेगी, ये हिंद महासागर की तरफ। तो इस प्रकार से जो पवनें हैं अब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी यहां, तो इसे यहां उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, जो कि जो तटीय प्रदेश हैं, इधर ये बंगाल की खाड़ी में, इधर ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से जल लेते हुए इस तरफ ये वर्षा करती है, तो उसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। और ये जो पश्चिमी जेट आपको इधर भी दिखाई दे रही है, तो देखिए दोनों तरफ चलती है। ये जो पश्चिमी जेट है ये उत्तर के अंदर भी चलती है और उन्हीं अक्षांशों में दक्षिण की तरफ भी चलती है। भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था।
पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को क्या नाम दिया? मानसून नाम दिया। तो भारत की जलवायु जो है वो कैसी जलवायु है? मानसूनी पवनों से जो है वो बहुत अधिक प्रभावित, और तो व्यापारी आते थे, जिस तरह ये हवाएं चलती थी तो उस धारा में जहाज होते थे। अब पहले जहाज जो है वो इतने वैसे नहीं होते थे, मशीन वाले, तो हवाएं जिस तरफ चलती थी उनको लाभ मिलता था इस चीज का। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदीय प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वर्ष से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये अंतः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है, ये दरअसल है क्या? ये ITCZ आपने नाम सुना होगा। ये वही ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो दरअसल ITCZ है क्या? ये जो है एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, उसी को ही हम ITCZ कहते हैं। चूंकि जो जब सूर्य करग ये 0 डिग्री पर चमकता है भूमध्य रेखा पर, तो उस समय ITCZ का क्षेत्र का केंद्र जो है वो यहां बन जाएगा, जहां सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पहुंचती है। सूर्य सीधा जहां ज्यादा चमकेगा वहां ITCZ का जो है वो क्षेत्र हो जाता है। और ITCZ है क्या? एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र ही है, उसी को ही हम कहते हैं ITCZ। अब आपको पता है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उस पे 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, तो सीधा जहां चमकेगा तो ITCZ जो है वो बनेगा कहां पर? ITCZ का क्षेत्र कहां हो जाएगा? यहां होगा। और इसके पास भी कहां? यहां थार का मरुस्थल होता है। तो मिट्टी जो होती है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो मिट्टी के जल्दी गर्म होने के स्वभाव के कारण मुख्य रूप से ITCZ का क्षेत्र जो बनता है वो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र बन जाता है। तो ये इन्होंने लिखा जो है कि गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, इसकी स्थिति किसकी? ITCZ की। तो गंगा के मैदान का तो लिखा है उस तरफ, लेकिन मेनली बात यह कि थार का मरुस्थल एक ITCZ का केंद्र बन जाता है, और वो भी मानसून को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अपनी तरफ प्रभावित करता है, अपनी तरफ उसको, उन पवनों को वो अपनी तरफ बहाता है, अपनी तरफ खींचता है। तो थार के मरुस्थल में भले ही बारिश उतनी नहीं हो, लेकिन थार का मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अपनी तरफ लाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन खुद अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि थार का मरुस्थल अगर नहीं होता तो भारत में वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता? तो वर्षा तो होती, लेकिन जितनी अभी इतनी अच्छी वर्षा होती है इसकी तुलना में फिर कम ही होती। क्यों? क्योंकि थार का मरुस्थल जो है इन हवाओं को अपनी तरफ और ज्यादा खींचने का काम करता है। थार के मरुस्थल के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र और ज्यादा बन जाएगा। तो वैसे ITCZ के बारे में बताया किसने था? एक जो विद्वान हुए थे, हालांकि एक सिद्धांत आता है मानसून में, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, उसका प्रतिपादन थे फ्लोन। तो फ्लोन ने जब इस चीज के बारे में बताया था तो वो ITCZ के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके कारण निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है, और ये ITCZ है, ये वर्षा के लिए उत्तरदायी, ये मानसून के लिए उत्तरदायी होता है। और मानसून होता क्या है? ऋतु के अनुसार जो हवाएं के अंदर बदलाव होता है, कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से उत्तर, इसलिए तो मानसूनी जलवायु कहते हैं हम भारत को। कि भारत में कौन सी जलवायु है? मानसूनी। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र हो जाता है। कब? गर्मियों में। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार
बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो ये देखिए, दरअसल ये दोनों ही जो चीजें हैं, ये मानसून पूर्व वर्षा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए एक उत्तरदायी कारक है। देखिए, अप्रैल मई के अंदर, हालांकि हमारे यहां नहीं होती, राजस्थान की बात करें तो, लेकिन अप्रैल मई के आसपास जो ये पूर्वी भाग वाले हिस्से हैं भारत में, उस तरफ बारिश होती है। उसको हम कहते हैं मानसून पूर्व चक्रवात। तो उसमें जो पूर्वी जेट धाराएं हैं और ये तिब्बत के पठार जो गर्म होने के कारण ये हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में फिर जो इनका एक उच्च दाब का निर्माण होता है और ये कुछ इस तरह प्रवाहित होती है भारत के दक्षिण की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। तो ये बंगाल की खाड़ी से जो है वो आर्द्रता ग्रहण करके और इन किनारों पर ये वर्षा करती है। उसको हम कहते हैं मानसून पूर्व चक्रवात। देखिए, भारत में वर्षा 4 बार होती है, ये एक चीज ध्यान में रखना। भारत के अंदर वर्षा 4 बार होती है साल में। एक तो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, एक तो ये सबसे ज्यादा वर्षा इसी से ही आएगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। इसके बाद में ये जो जून से लेकर के सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा जो उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और चौथा जो है वो है मानसून पूर्व वर्षा, जो अप्रैल मई के आसपास वर्षा होती है। तो भारत में 4 बार वर्षा होती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 बार होती है। राजस्थान में 4 बार वर्षा नहीं होती। 2 बार कौन सी? एक तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये जून जुलाई अगस्त में ये जो वर्षा होती है, तो वो एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कारण, और एक ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो सर्दियों में आती है, मावठ जिसको आप कहते हो। तो राजस्थान के अंदर 2 बार वर्षा होती है, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी मानसून और ये जो मानसून पूर्व वर्षा है, ये दोनों ही इस तरफ पूर्व की तरफ होगी, ये इस तरफ वाले क्षेत्रों में। तो राजस्थान है वो इस तरफ रह गया। यह टॉपिक वैसे समझना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि आपके कई चीजें ऊपर से अभी निकल रही होगी, क्योंकि ये चीजें पहली बार के अंदर सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। ये काफी चीजें आपको खुद भी अध्ययन करना पड़ेगा और फिर आप ये चीजें अच्छे से आपके समझ में आएगी कि हाँ ये क्यों हुआ है ऐसा। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी वही ITCZ, तो ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहां पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। मैंने आपको वही बताया है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है बनता है यहां पे, और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र को ही हमने क्या कहा है, ITCZ का है। और ये कोई स्थायी नहीं होता, जिधर जिधर सूर्य सीधा चमकता जाएगा ITCZ जो है वो उधर ही बनता जाएगा। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च वायुदाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती प्रशांत महासागर के 18 डिग्री दक्षिणी और 149 डिग्री पश्चिमी, जो ये देशांतर से संबंधित है, के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अब ये कोई आपके एग्जाम के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है,
अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो जो है यह आपको पढ़ना है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। मानसून के अंदर पूरा एक सिद्धांत आता है एल नीनो का, जो कि पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर के बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो यानी ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। तो एल नीनो है क्या? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहा जाता है। पेरू कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इस प्रकार से यूं दक्षिणी अमेरिका के यहां एक देश पड़ता है पेरू। तो पेरू के पश्चिम की तरफ जो बहने वाली एक उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है, ये एक गर्म जलधारा है। कौन सी? एल नीनो। एल नीनो स्पेनिश शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। तो एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो देखिए, भारत के अंदर भी कई बार जो अकाल की स्थिति पड़ी है, उसमें मानते हैं कि एल नीनो जो है इसका एक महत्वपूर्ण रोल था। और हालांकि एल नीनो पर अभी भी रिसर्च जो है वो चल रही है, कोई 100% ऐसा नहीं है। ये देखिए, दरअसल ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है एल नीनो जलधारा, और उस समय यहीं पेरू के पास में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। इस प्रकार से उस जलधारा को हम कहते हैं दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। तो ये जितनी गर्म होगी, जितना इसका प्रभाव होगा एल नीनो का, वो धाराएं भी उतनी गर्म होगी। और वो जब पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेगी तो यहां मध्य प्रशांत महासागर के अंदर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और वो जो फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर इस तरफ भारत की तरफ जब ये यूं बढ़ता है, ये इस प्रकार से जब ये पवनें आती है, तो चूंकि जितना भारत में उस समय एक निम्न वायुदाब का केंद्र है, उससे ज्यादा निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है यहां मध्य प्रशांत महासागर में। और ये और थोड़ा पश्चिम की तरफ आ जाए तो ये जो भारत में आने वाली हवाएं हैं, ये यूं टर्न हो जाती है इस प्रकार से। यही एल नीनो प्रभाव है। और जितनी वर्षा भारत में होनी चाहिए थी नहीं हो पाती, नाम मात्र की होती है, और कई बार जो अकाल की स्थिति पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि 1875 से लेकर के 1985 के बीच में भारत में 43 बार सूखे की स्थिति पड़ी है। उसमें से 19 बार जो सूखे का कारण था वो एल नीनो था। तो कहां दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ा है? यहां इस जगह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहां ये भारत है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। मानसून का आगमन और वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर के मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। वही जून से लेकर के और मध्य सितंबर तक। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे ही कहते हैं मानसून प्रस्फोटन या मानसून का फटना। आप देखते हैं कि जब मानसून आता है जून के आसपास, तो तब एक बार बड़ी जोरदार बारिश होती है शुरू में, यही है मानसून का फटना। तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। अब मुंबई पहुंच गई। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है।
आप ये देखते हैं ऊपर जो मेघालय में ये गारो खासी जयंतियां और ये पहाड़ियां हैं। मध्य जून तक अरब सागरीय शाखा सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। इस प्रकार से सौराष्ट्र ये गुजरात वाला और कच्छ ये वाला जो हिस्सा है, तो मध्य जून तक अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में आपस में मिल जाती है। यहां से ये ऐसे जाएगी, उधर से वो इस प्रकार से घूम करके वो ऐसे आएगी यूं। दिल्ली में सामान्यतया मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह है लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। तो यह प्रोसेस है। मानसून की वापसी अपेक्षा करते एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। अब जो हम कहते हैं ना जिसको कि उत्तर पूर्वी मानसून, वो फिर सितंबर के बाद में ये शुरू होता है, उसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। तो ये स्थिति है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो इस समय देश का जो शेष भाग है वो शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ऋतुएं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। तो कौन सी है? तो सबसे पहले शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर के और फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में यह देखिए चित्र दिखाया है कि मानसून कब कब कहां कहां पहुंचता है। तो 1 जून के आसपास देखिएगा ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये केरल यहां पहुंच जाता है। सबसे पहले केरल ही पहुंचता है। ये सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहां वर्षा करता है? मालाबार तट पे। ये मालाबार तट है इधर। इसके बाद में 5 जून तक ये यहां पहुंच जाता है। 10 जून तक ये मुंबई यहां इस प्रकार से यहां पहुंच जाएगा। और फिर इसके अलावा ये 10 जून तक मुंबई में, फिर ये 15 जून तक अहमदाबाद और ये इस तरफ यूं चली जाती है। 1 जुलाई तक ये यहां पहुंच जाता है और 15 जुलाई तक यहां पहुंच जाता है। तो दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। तो उत्तर में तुषारपात सामान्य है, जबकि हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो चूंकि पवनें चलेगी तो समुद्र से, आपको मैंने बताया, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है। देश के उत्तरी भाग में
एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवनें क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें शिथिल और परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर मावठ कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो आपको ऊपर मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभ वाला, ये उसके बारे में ही बता रहा है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहां तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। देखिए, समुद्र के तट के आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे तो वहां एक सम तापमान रहेगा। कोई बहुत ज्यादा तापमान है, दिन में और रात के तापमान में इतना डिफरेंस नहीं आता। स्थल भाग की तरफ जो ज्यादा है उनमें रात और दिन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मई से देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की तरफ आता जाएगा, उत्तरायण की तरफ बढ़ता जाएगा, तो वहां वह तापमान बढ़ता जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर के पठार तक के कम दाब का लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी, गर्म और शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती है। आप बताइए, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां किस जिले में आती है? यह आपको बताना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां किस जिले में चलती है? ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है और अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्राय इसे ही हमर वर्षा कहते हैं। तो यह है मानसून पूर्व वर्षा या पूर्वी मानसूनी वर्षा। अब आता है वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो चूंकि यह मानसून से पहले की वर्षा है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी मानसूनी वर्षा या मानसून पूर्व वर्षा। ये जो पूर्व है, ये कोई दिशा नहीं है। यहां पे ये जो पूर्व वर्ड लिखा हुआ है, इस पूर्व का मतलब है पहले। जून के आरंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। तो ये पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। और चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर के गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। देखिए, गर्म महासागर ये अपने आप ही होगी। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर जो
आपको मिलेगी, वहां तापमान अधिक ही मिलेगा। इसलिए यह अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। यह पवनें तीव्र होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाय यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया में आते हैं क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ वाले भाग हो गए। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। तो ये देखिए, जो बंगाल की खाड़ी की ओर से जो शाखा है वो मासिनराम में वर्षा करती है क्योंकि वहां गारो, खासी, जयंतियां, पहाड़ियां, मासिनराम है काम मेघालय में है, तो गारो, खासी, जयंतियां हैं वहां पे पहाड़ियां, तो पहाड़ियों में वो घिर करके और हवाएं जो है जबरदस्त बरसती है। तो ऐसा नहीं है कि उसके आसपास के स्थान है उनमें भी उतनी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। वो पर्टिकुलर वहीं स्थिति ऐसी बनती है कि चारों तरफ से पहाड़ियों में ये हवाएं जो है ये एक तरह से अंदर बंद सी हो जाती है, तो फिर ये वहां जबरदस्त तरीके से वर्षा करती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जो है गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? मासिनराम। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त और इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। तो मतलब ये आपने देखा ही था कि जून में कहाँ आ जाता है, वर्षा कहाँ होती है, फिर ये मध्य जून में कहाँ होती है, जुलाई में कहाँ पहुंच जाती है, अगस्त में कहाँ पहुंचती है, सितंबर में कहाँ जाती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है और जान और माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। तो यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। तो अब ये कई चीजें हैं इसमें जिनके कारण मानसून प्रभावित होता है। अब देखिए मानसून की वापसी, या इसी को आप कहते हो उत्तर पूर्व का मानसून या लौटता हुआ मानसून। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून स्थिर हो जाते हैं जो धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस कहते हैं। तो ये जो उमस पड़ती है इस समय वो वही उमस है। उच्च तापमान
और आर्द्रता वाली स्थिति होती है तो उतनी वर्षा भी नहीं होती, और चूंकि वो उमस की स्थिति हो जाती है, इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि सूर्य जो है अब किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। ये होते कहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात? बंगाल की खाड़ी में। चूंकि यह क्षेत्र किस में होता है? उष्ण कटिबंध में। अब ये मैप में देखिए वर्षा दिखा रखी है कि कहाँ कितनी होती है। तो 400 सेंटीमीटर से अधिक तो ये कहाँ होती है? ये मासिन राम वाला जो है वो उधर मेघालय की तरफ वाला, और फिर ये 200 से 400 सेंटीमीटर, फिर ये अलग अलग बता रखा है। ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ आएंगे तो बहुत ज़्यादा कम मिलेगी आपको। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों के कारण होती है। तो ये लौटता हुआ मानसून है, और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ऐसी स्थिति बनती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और ये यहां वर्षा करते हैं किनारों पर। वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। तो अभी कई कारण, जैसे कई बार वृष्टि छाया प्रदेश है तो एक तरफ वर्षा होती है, एक तरफ बिल्कुल नहीं होती। ये राजस्थान में, गुजरात में इधर क्या स्थिति है? अरावली की इस तरह से स्थिति है, तो पवनें अरावली के समानांतर निकल जाती है, अरब सागरीय मानसून वाली, तो यहां इतनी वर्षा कर नहीं पाती। तो ये कई कारण है। कभी बाढ़ की स्थिति आती है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और कभी जो है वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। तो मानसून एकता का परिचायक। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करते हैं। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों और समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं, हो गए चैप्टर आपका। अब ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? कहां होती है? मासिनराम। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उत्तरी मैदानों की बात कर रहा है ग्रीष्म ऋतु में, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? लू। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु की बात कर रहा, ऊपर से उत्तर पश्चिमी भाग में, तो कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर की तरफ से आता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई का प्रारंभ, जून के प्रारंभ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जून के प्रारंभ में।
1 जून को कहाँ आ जाता है? केरल में आ जाता है, मालाबार तट पे। निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो गर्म दिन गर्म रातें, ये नहीं होगा। गर्म दिन ठंडी रातें, ये वाला। ठंडा दिन ठंडी रातें नहीं, ठंडा दिन और गर्म रातें। सही क्या हो जाएगा? गर्म दिन और ठंडी रातें। तो ये होगा सही उत्तर इसका। तो ये वाला चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। और इस पूरे चैप्टर के अंदर देखिए बेसिक सी चीज़ें इसमें यही है कि भारत में जो 4 बार वर्षा होती है ये कब कब होती है, कैसे कैसे होती है और क्या क्या इसके कारण उत्तरदायी होते हैं। मेन बात यही है कि जहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और जहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है वो पवनें चलती है और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्षा होती है। तो और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र ये कैसे बदलता है? जैसे ऋतु के अनुसार। शीत ऋतु में निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहीं बनेगा, ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहीं बनेगा। तो उसी के कारण ही ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। इसी को ही तो हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर जो वर्षा है या जलवायु जो है हम उसको मानसूनी जलवायु या मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे वाला और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।